विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अभी तक भारत के वैभवपूर्ण अतीत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हमने 101 प्रश्न कर लिए हैं। उन प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का मैं आपको पाठ परिचय बता देता हूँ। आज हम भारत के प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति व सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप मेरे साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। पाठ के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में व कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जिसे आप टेस्ट देकर अपने ज्ञान की परीक्षा भी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन। हमारा प्रश्न नंबर 102, इतिहास और प्राक इतिहास में अंतर बताइए। उत्तर, जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास कहते हैं, जबकि इससे पूर्व के मानव क्रियाकलापों को, जिनका लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे प्राक इतिहास कहा जाता है। तो एकदम स्पष्ट है इतिहास और प्राक इतिहास में अंतर। प्राक इतिहास से तात्पर्य यह है जब मानव ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था तब का इतिहास, और इतिहास से तात्पर्य यह है जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया और लिखित रूप से हमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, पाषाण काल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस काल में मानव द्वारा पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था उसे पाषाण काल कहते हैं। अगला प्रश्न, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? 1 पूरा पाषाण काल, 2 मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब हम तीनों कालों के बारे में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। आप अपने रजिस्टर में इन प्रश्नों के उत्तर को उतारते रहिए। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 105 है, पूरा पाषाण काल पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पूरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे हैं, सुगढ़ नहीं है। इस काल को भी विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106, मध्य पाषाण काल पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मध्य पाषाण युग में पत्थरों उपकरणों का आकार छोटा हो गया। किसके बनिस्पत छोटा हो गया? पूरा पाषाण काल के बनिस्पत छोटा हो गया। तो मध्य पाषाण युग में पत्थरों उपकरणों का आकार छोटा होता गया। लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक टूल्स भी कहा जाता है। इस समय का मानव आखेटक खाद्य संग्रह अवस्था में था और पशुपालन की ओर अग्रसर होने लगा। इस समय में मानव ने नदी किनारे लकड़ी व घास फूस की झोपड़ियां बनाना प्रारंभ कर दिया था और अपना निवास वहां पर बनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। कृषि उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ, वसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिललोड आदि मुख्य थे। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के बने हुए थे, जिन्हें घिस कर चिकना किया जाता था। मानव एक स्थान पर निवास करने लग गया था। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और नदियों के किनारे नियमित रूप से आवास करना प्रारंभ किया। अब हम छात्रों प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य गुफाओं में जब रहता था तब उसने कौन कौन सी कलाओं का आविष्कार किया, कौन सी कला का चित्रण किया। इसके ऊपर हम प्रश्न के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 108, शैल चित्रकला पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, प्राचीन काल में आदि मानव गुफाओं व चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों, जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता था, में निवास करता था। शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया था, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। इनमें प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों जैसे भीमबेटका, पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर व उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर,
राजस्थान में चंबल नदी घाटी क्षेत्र बारा, आलनिया, विलासगढ़, दर्रा, रावत भाटा, बूंदी व विराटनगर, जिसे जयपुर भी कहा जाता है, हरसोरा जो कि अलवर में आता है, आदि स्थानों में शैल चित्र पाए गए हैं। यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों, प्रागैतिहासिक मानव का अध्ययन करने के पश्चात अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से परिचय कराना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और मुख्य बिंदुओं को नोट कीजिए। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोड़ियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंटें निकालकर बिछाई जाने लगी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। बर्टन बंधु, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो बर्टन बंधु कहे जाते हैं। बर्टन बंधु, जिसमें जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में सरकार को इस स्थल का परिचय दिया, इसकी सूचना दी। 1861 ईस्वी में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की उत्खनन कार्य किया। वहीं 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पुरातत्व में जब किसी नए स्थान की खोज की जाती है तो प्रारंभ में जिस स्थल के आसपास किसी सभ्यता की खोज की जाए उसी स्थल के नाम के आधार पर सभ्यता का नाम रखा जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। परिचय के बाद में प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न नंबर 109, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थलों की सूचना कब व किसने दी? उत्तर, 1856 ईस्वी में बर्टन बंधुओं ने सूचना दी। प्रश्न नंबर 110, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर, 1861 ईस्वी में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 111, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का 1904 ईस्वी में निदेशक किसे बनाया गया? उत्तर, जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 112, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब व किसने करवाया? उत्तर हमने अभी पढ़ा था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब व किसने कराया? उत्तर, सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए या आपकी सुविधा के लिए एक बात बताता हूँ। हमारे पास दो स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों स्थलों के उत्खननकर्ता व उत्खनन का वर्ष याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हड़प्पा जो स्थान है उसकी उत्खनन का कार्य हुआ 1921 में और नाम था दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ 1922 में और नाम था राखालदास बनर्जी। तो यहाँ पे एक सरल सा तरीका है कि पहले भगवान आएंगे फिर दास आएगा। बहुत सरल सी बात है। हमारे भगवान राम पहले हैं और उनके बाद में दास है। तो राम जो नाम जुड़ा हुआ है वो दयाराम साहनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो दयाराम जी पहले आते हैं 1921 ईस्वी में और दास हैं, कौन है दास? राखालदास बनर्जी। तो राखालदास बनर्जी आएंगे 1922 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम थोड़ा यहाँ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। दोनों स्थानों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा जो स्थान है उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से भी आप इसको समझ सकेंगे। हड़प्पा की स्थिति वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। यहाँ से दो टीले मिले हैं। पहला पश्चिम दिशा में जो टीला है उसे दुर्ग टीला बोलते हैं और दूसरा पूर्व दिशा में जो टीला है उसे नगर टीला बोलते हैं। इसके बाद हम मोहनजोदड़ो पर चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की स्थिति जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है।
यहाँ से भी 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक दुर्ग टीला है और दूसरा नगर टीला। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 114, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग 917 स्थान भारत में व 481 स्थान पाकिस्तान में व 2 स्थान अफगानिस्तान में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक इसका फैलाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, भारत में पाए जाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। उत्तर, हम राज्य के हिसाब से नाम बोलेंगे। पंजाब राज्य में 2 स्थान हैं, रोपड़ व सगोल। हरियाणा बनावली, मीताथल व राखीगढ़ी। राजस्थान में कालीबंगा व पीलीबंगा। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर व हुलास। गुजरात में रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंभात की खाड़ी और लोथल। महाराष्ट्र में देमाबाद। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम बताइए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। उत्तर, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब, सिंह मुख व हिमनद से माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117, सरस्वती नदी का उद्गम व विस्तार बताइए। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से यह आदिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकरा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के नौहर के क्षेत्र में से प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। प्राचीन समय में भौगोलिक उथल पुथल के कारण नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बदल गया और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि यह नदी भूमिगत रूप से बहाव कर रही है। आगे हम सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता के ऊपर और चर्चा करते हैं। चर्चा के क्रम में अब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताओं को हम मुख्य रूप से 6 भागों में पढ़ेंगे। 1, नगर नियोजन। 2, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान। 3, आर्थिक जीवन। 4, सामाजिक जीवन। 5, धार्मिक जीवन और 6, राजनीतिक जीवन। इन 6 क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं निबंधात्मक रूप से भी आप सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं तो निबंधात्मक रूप से प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा और अलग अलग बिंदुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो लघुत्तरात्मक रूप से प्रश्नों का अध्ययन हम कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 118 था, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर, पहला बिंदु में व्यवस्थित बसावट। प्रत्येक नगर में, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल भाग पर नगर मिलता है। गढ़ में राजा या पुरोहित या अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था। मोटी दीवार का परकोटा होता था। परकोटे की दीवारें काफी चौड़ी थी। नीचे समतल भाग पर नगर बसा रहता था जहां आम नागरिक रहते थे। दूसरा बिंदु, व्यवस्थित सड़कें व गलियां। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें 9 से 34 फीट तक चौड़ी थी। गलियां 1 से 2.2 मीटर तक होती थी। तीसरा बिंदु, नियोजित जल निकासी। प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। घरों के पानी का निकास नालियों से होता था। नालियां गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी। बड़ी नालियां ढकी हुई थी। नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग होता था। सड़कों की नालियों में मेन होल, जिसे तरमुखे भी कहा जाता है, भी मिले हैं। नालियों के बीच बीच में चैम्बर, जिन्हें शोष गर्त कहा जाता है, भी थे,
जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। चौथा बिंदु, व्यवस्थित आवास। प्रत्येक मकान में एक स्नानागार, आंगन और आंगन के चारों कमरे हुआ करते थे। शौचालयों व दरवाजों, खिड़कियों की व्यवस्था थी। मकान प्राय पक्की ईंट से बनते थे। ईंटों की आकृति का अनुपात 4:2:1 होता था। पांचवा बिंदु, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है जिसका आकार 39 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई व 8 फीट गहराई है। इसमें ईंटों की सीढ़ियां हैं, 3 तरफ बरामदे हैं। पास में एक कुएं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता पड़ता है कि यह जल स्रोत था। और उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार मिले हैं। छठा बिंदु, विशाल अन्नागार। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से विशाल अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 मीटर लंबा व 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा का अन्नागार 2 खंडों में विभाजित था, जिसका आकार 55 मीटर लंबा व 43 मीटर चौड़ा है। ये ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। प्रत्येक खंड में 6-6 की 2 पंक्तियों में भंडार कक्ष थे। इसका जो प्रवेश द्वार था वह रावी नदी की ओर से था। सातवां बिंदु, विशाल जलाशय व स्टेडियम। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय मिलते हैं। दुर्ग में दक्षिण दिशा में शिला काटकर 95 मीटर लंबा, 11.42 मीटर चौड़ा व 4 मीटर गहरा एक जलाशय प्राप्त हुआ है, जो जल संग्रहण का अच्छा उदाहरण है। धोलावीरा से विशाल स्टेडियम भी मिला है, जिसका आकार 283 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा है। स्टेडियम के चारों ओर लोगों के बैठने की, दर्शकों के बैठने हेतु सोपान है। आठवां बिंदु, विशाल गोदी बाड़ा। लोथल में पक्की ईंटों का विशाल गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है, जिसका औसत आकार 214 मीटर लंबा व 36 मीटर चौड़ा है तथा गहराई 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार, जिससे जहाज भी आते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, जिससे पानी आता था। लोथल का मानचित्र आपके लिए दिखा है, आप देख सकते हैं। भोगवा नदी साथ में बह रही है। भोगवा नदी से एक चैनल निकाल रखा है और वह पानी डॉकयार्ड में या गोदीबाड़ा में जाता है। प्रश्न नंबर 119, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान पर प्रकाश डालिए। हम तीनों का क्रमवार अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु, कला। यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृदुभांड, मुहरें, कांस्य मूर्तियाँ व पात्र मिले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। प्रमुख मूर्तियाँ शैल खड़ी की बनी होती थी, जिसमें योगी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ, नर्तकी की कांस्य मूर्ति जिसकी ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है, कुबरदार बेल की मूर्तियाँ भी कला का प्रतीक है। दूसरा बिंदु, लिपि। यहाँ से जो मुहरें मिली है, उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन व संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है। सिंधु लिपि का अभी तक विश्वसनीय अध्ययन नहीं हुआ है। मुहरों पर लगभग 2500 लेख उपलब्ध हुए हैं और यहाँ सिंधु लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। तीसरा बिंदु, विज्ञान। विज्ञान में हम पहले गणित के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग गुणा और योग से परिचित थे। औषधि, कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं, जिसमें कुछ पर शल्य चिकित्सा के निशान हैं, जो कि शल्य चिकित्सा के माध्यम से भरे गए हैं। धातु ढलाई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति, देबाबाद से प्राप्त रथ की आकृति इसके प्रमाण हैं। मिट्टी के बर्तन चाक से बनते थे और उनको भट्टियों में पकाया जाता था। ये सभी जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कला, विज्ञान व लिपि से संबंधित प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, सिंधु सभ्यता की आर्थिक विशेषता बताइए। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथ्यों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। उत्तर, उन्नत कृषि कार्य। विशाल अन्नागारों से प्रमाणित होता है कि उत्पादन अच्छा होता था। यहाँ पर गेहूँ, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार,
दाल, मटर, तिल व चावल होता था। कपास व खजूर की खेती भी की जाती थी। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से दोहरी जुताई के प्रमाण मिले हैं। आड़ी व तिरछी, इससे पता पड़ता है कि वहाँ पर एक साथ दो फसलें ली जाती थी। उद्योग व व्यवसाय। तांबे व कांसे की मूर्तियों से उन्नत उद्योग का पता चलता है। ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, आरियाँ, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र व बर्तन आदि मिले हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मणके निर्माण के कारखाने मिले हैं। मुख्य रूप से लोथल व चन्नूदड़ों के कारखाने प्रसिद्ध हैं। वस्त्र उद्योग उन्नत था। कतई बुनाई की हेतु तकलियाँ व तकुए भी मिले हैं। व्यापार व वाणिज्य। व्यापार आंतरिक व विदेशी दोनों प्रकार का होता था। तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान व अफगानिस्तान से, मणकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया से भी हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली हैं। लोथल से भी बटन के आकार की मोहरें मिली हैं और ऐसी मोहरें बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी से मिलती है। माप तोल की पद्धतियाँ। माप तोल की पद्धति प्रामाणिक थी। बाट घनाकार थे, गोल थे। ये क्रमशः बढ़ते क्रम में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक होते थे। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन की विशेषताएं बताइए। बिंदु अनुसार हम पढ़ेंगे। उत्तर 1, समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग थे। 2, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। 3, मातृ देवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार के मातृसत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। 4, स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। और 5, आखेट व संगीत का भी शौक था, उसके प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर मैं इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन की विशेषताएं वर्तमान में भी प्रासंगिक है, बताइए, तो भी उत्तर लगभग यही होगा। सुनिए उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्षों की पूजा, मातृ देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की पूजा, जल की पवित्रता व योग परंपरा प्रमुख विशेषताएं थी। एक मोहर पर पुरुष पद्मासन में बैठा है। इसके एक तरफ हाथी व बाघ है तो दूसरी तरफ भैंसा व गेंडा है। नीचे हिरण है। एक अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति बैठा है। यह आकृति त्रिमुखी एवं त्रिश्रंगी है। तप, योग व यज्ञ। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएं मिली है। पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति मिली है। मोहरों पर एक सिंग वाले वृषभ का भी उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल पवित्रता की परंपरा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन की विशेषता बताइए। उत्तर, प्रशासनिक दृष्टि से इस सभ्यता के 4 बड़े केंद्र थे। 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 कालीबंगा व 4 लोथल। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीत होता है कि पूर्ण व कुशल राज्य सत्ता का नियंत्रण था। अस्त्र शस्त्र कम मिले, इससे पता पड़ता है कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक जीवन जीना पसंद करते थे। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सिंधु सरस्वती सभ्यता की वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूर्व में भी परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर, मोहनजोदड़ो से। इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? उत्तर, लोहा। तो विद्यार्थियों, हमने प्रथम पाठ भारत का वैभवपूर्ण अतीत प्रश्नों के माध्यम से पूर्ण कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको इसको पढ़ने में आनंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप अपने रजिस्टर में इन सभी प्रश्नों को लिखें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेस्ट हेतु एक लिंक प्राप्त होगा, जिसे आप जरूर प्रयोग में लें। धन्यवाद।